हायर पेंशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन और कंटेम्प्ट पिटीशन डिसमिस होती जा रही हैं। मिनिमम पेंशन पर राज्यसभा में श्रम राज्य मंत्री बयान देते हैं कि इसको बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर EPS 95 पेंशन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, तो पेंशनर अब क्या करें? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने की वजह और आम पेंशनरों के लिए हायर पेंशन का अभी कोई रास्ता बचा है और कंटेम्प्ट पिटीशन का हाल जानने के लिए ये वीडियो देखती है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। 4 नवंबर 2022 को जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से काफ़ी दिनों तक तो पेंशनर इसको ठीक से समझने का प्रयास करते रहे। तमाम विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देते रहे। जब धीमे धीमे कोर्ट के आदेश की तह में पहुँचे तो कई पहलू उजागर हुए। रही सही कसर EPFO द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर ने कर दी। कई संगठनों ने EPFO के मनमाने आदेश के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली और 2 कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की, तो पेंशनरों में एक बार फिर न्याय मिलने की आस जगी। पर धीमे धीमे रिट पिटीशन किसी न किसी वजह से डिसमिस होने लगी या वापस ली जाने लगी। 22 मार्च को 2, 15 मई को 1, 25 जुलाई को 2 और 7 अगस्त को 14 मिसलेनियस रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, जबकि 11 जुलाई को 1 और 7 अगस्त को रिव्यू पिटीशन विड्रॉ कर ली गई। 7 अगस्त को नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज और नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से दायर एक कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जो कि सारे पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें EPFO द्वारा सर्कुलर की खामियां बताकर कोर्ट की अवमानना सिद्ध की जानी थी। परंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि 4 नवंबर 22 को जिस 3 जजों की बेंच ने हायर पेंशन का निर्णय दिया था उसको चीफ जस्टिस लीड कर रहे थे, परंतु 7 अगस्त को 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। उसमें न्यायाधीश माननीय अनिरुद्ध बोस, माननीय सुधांशु धूलिया और माननीय सुश्री बेला M त्रिवेदी शामिल थे। यानी इस बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। इसलिए CJ की अनुपस्थिति में कनिष्ठ न्यायाधीशों ने 4 नवंबर वाली पीठ के फैसले पर हस्तक्षेप न करने का रुख अपनाया, भले ही प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा करना चाहते हों। पिटीशन में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण और उस पर बहस आवश्यक थी, जिसमें पहला EPFO का 2004 का सर्कुलर, जिसमें हायर पेंशन के लिए ऑप्शन में कट ऑफ डेट निर्धारित थी। दूसरा, EPFO ने अपने 2006 के सर्कुलर में कहा था कि EPS 95 स्कीम के लिए सेक्शन 11(3) के तहत ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब सेक्शन 26(6) के तहत ऑप्शन दे दिया गया था। तीसरा, RC गुप्ता केस के फैसले और RTI सूचना को लागू करते हुए EPFO के 27 मार्च 2017 के सर्कुलर का, जिसमें 24,000 से अधिक रिटायर्ड पेंशनर को बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर के फैसले के बाद EPFO के सर्कुलर, जिसमें उसने नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और बढ़ी हुई पेंशन का पेमेंट रोक दिया। साथ ही बढ़ी हुई पेंशन की वसूली का ऑर्डर भी जारी कर दिया। इन सब रिकॉर्ड्स को कंटेम्प्ट पिटीशन का पार्ट भी बनाया गया, जिनको कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सका क्योंकि EPFO की ओर से सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम पैरवी कर रहे थे। उसके बाद सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े भी थे और याचिकाकर्ताओं की ओर से उनसे जूनियर गोपाल शंकर नारायणन थे, जो पहले कुछ पिटीशन में भी शामिल थे। 3 जजों की बेंच ने EPFO की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों को ही तवज्जो दी और याचिकाकर्ताओं के वकील उनके सामने बौने साबित हुए, जबकि याचिकाकर्ताओं ने पहले 4 नवंबर के केस में अपनी ओर से बहुत सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अटॉर्नी जनरल RK वेंकट रमणी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट विकास सिंह, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को केस की विभिन्न तिथियों पर प्रस्तुत कर जोरदार बहस कराई थी। पर अब की थोड़ी सी ढिलाई या आर्थिक समस्याओं के कारण ऐसे वरिष्ठ वकीलों को
पैरवी के लिए प्रस्तुत न करना महंगा पड़ गया और बगैर ज़्यादा बहस और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना कंटेम्प्ट पिटीशन निरस्त कर दी गई, जिसका प्रभाव यह हुआ कि 4 नवंबर 22 के पहले रिटायर हुए वह चाहे एग्जेम्प्टेड या अनएग्जेम्प्टेड संस्थान के हों, उन्हें हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन देने से वंचित माना जाएगा। ईपीएफओ ने आरसी गुप्ता केस के फैसले के अनुसार बड़ी पेंशन दे दी, उस पर रोक और वसूली के जो आदेश जारी करे वह मान्य रहेंगे। जो एम्प्लाई कोर्ट के निर्णय तक 3 नवंबर 22 के बाद सर्विस में रहे, ज्वाइंट ऑप्शन के लिए 4 महीने के एक्सटेंशन के लिए इंटाइटल होंगे। जानकारों का मत है कि वैसे आरसी गुप्ता केस के निर्णय और सुनील कुमार केस के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ की कार्रवाई का नया कारण बनकर कोर्ट के सामने नई रिट दाखिल की जा सकती है, पर इसके लिए कोई बहुत सीनियर एडवोकेट खड़ा करना होगा। अभी तक सितंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आरसी गुप्ता एंड हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए विचार करता है तो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज को आरसी गुप्ता मामले में पक्षकार बनना चाहिए और अगर यह रिट खारिज हो जाती है तो उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर नई रिट दाखिल करनी चाहिए, तभी पेंशनरों को न्याय मिलेगा। जहां एक और हायर पेंशन के लिए कानूनी दांवपेच बहुत ज़रूरी है, वहीं मिनिमम पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश पेंशनर हायर पेंशन की शर्तें नहीं पूरी करते और ना ही ड्यूज़ जमा करने के लिए उनके पास धन है। 29 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी में सभी ट्रेड यूनियनों ने ईपीएस 95 स्कीम में सुधार की चर्चा की और पेंशन बढ़ाने की मांग तो की, पर एनएसी के साथ आंदोलन भी करना होगा, तभी हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन के मसले सुलझेंगे। आप भी अपनी ओर से आंदोलन में शामिल रहें और अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।